चलिए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट 301। क्या नाम है सब्जेक्ट का? कॉन्सेप्ट ऑफ एमएलटी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ एमएलटी। ये शायद हमारा एमएलटी 2 है, इसका मतलब ये सेकंड सेमेस्टर में लिखा, उसमें होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ एमएलटी 1। राइट और क्वेश्चंस तो मैंने बताया, देखिए मैक्सिमम मार्क्स 25 का है, इसी में से हम 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम ले लेंगे, ठीक है। और ये जो 5 क्वेश्चन है उसमें से कोई एक ऑप्शनल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ गुड लैबोरेटरी टेक्नीशियन। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ कि एक लैबोरेटरी टेक्नीशियन की कौन कौन से, देखिए क्वेश्चन को पकड़ने का एक तरीका होता है, इसमें से ये कीवर्ड रिस्पांसिबिलिटी और ड्यूटीज, ये दो चीजें उसमें पूछी, तो आंसर भी जो है ना इन दो जगह पर डिवाइड होना चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी में और ड्यूटीज। तो अब देखते हैं कि हमारी क्या रिस्पांसिबिलिटी और क्या ड्यूटी होती है। सैंपल कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, दीज आर दी रिस्पांसिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। सबसे पहला हमारी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? क्या रिस्पांसिबिलिटी है? सैंपल कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, यानी सैंपल पहले तो आप कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद उससे पहले आपका क्या होना चाहिए? प्रिपरेशन होना चाहिए ना। भैया कलेक्शन करेंगे, ऑब्टेन स्पेसिमेन। अब स्पेसिमेन या तो ब्लड, यूरिन, टिश्यू या फिर अभी जो इमाद ने बोला वो भी हो सकता है, क्या? स्टूल या स्पूटम। स्पूटम का भी तो ब्लड सैंपल हो सकता है। ये 2 दिन इंशाल्लाह आपके इतने क्वालिटेटिव होंगे कि आप, क्योंकि इस पर पढ़ने से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है और पढ़ाने की। तो स्टोल, इसके अलावा स्पूटम भी हो सकता है। अदर सोर्सेज इंश्योर प्रॉपर लेबलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। भाई आपने जो भी सैंपल लिया उस पर क्या करना होता है? लेबलिंग करनी होती है और डॉक्यूमेंटेशन, यानी लाइक फॉर्म भरना है ना, तो ये सब कुछ करना है। चलिए साइड नहीं है तो साइड में चला जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाली लेयर पर है ना, तो ये आएगा। नेक्स्ट, कंडक्टिंग टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पहले हमें टेस्ट को कंडक्ट करना है और फिर उसको एक्सपेरिमेंट। परफॉर्मिंग टेस्ट कैरी आउट रूटीन एंड स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी टेस्ट इंक्लूडिंग केमिकल, हेमेटोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल एनालिसिस। यही होता है, या तो आप केमिकल का यूज करेंगे उसकी टेस्टिंग करने में, या फिर हेमेटोलॉजिकल, या फिर ये एनालाइजर्स है ना, 4 तरह के एनालाइजर्स होते हैं, यानी केमिकल, हेमेटोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल। तो ध्यान रखिए, आप अगर अपने 4 सेमेस्टर अच्छे से रेडी कर लेंगे तो आप क्रैक कर पाएंगे। मैं रेडी हूँ 2 क्या 1 को भी पढ़ाऊंगा बस, और यहाँ पढ़कर आपको भी मजा आएगा और मुझे भी। ऑपरेटिंग इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए हमें उस टेस्ट को मेंटेन करने के लिए, हमें क्या क्या चाहिए? और माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, मैंने बता रखा है। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट, तो उसी से रिलेटेड है। सेंट्रीफ्यूगर चाहिए और एक ऑटोमेटेड एनालाइजर। तो हम क्या कर पाएंगे? टेस्ट कर पाएंगे। यही हमारे ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेस्ट कर सकते। क्लियर? क्वालिटी एंड कंट्रोल एश्योरेंस कैसे करेंगे हम? भाई क्वालिटी कंट्रोल भी तो करना जरूरी है।
टेस्ट की, तो हमारे पास कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जिससे जो हमें बिल्कुल एक्यूरेट और इंश्योर्ड रिजल्ट्स हैं। क्वालिटी एश्योरेंस कैसे पता चलती है, इसके लिए तो आई थिंक क्यू से आई ऐसे करके कुछ स्टैंडर्ड भी पैरामीटर्स भी होते हैं ना, तो वो पैरामीटर्स का क्या यूज है, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो प्रोटोकॉल। जो भी टेस्ट का और रिपोर्टिंग का प्रोटोकॉल है जो या तो बनाया होगा NABL ने या फिर WHO। क्वालिटी कंट्रोल करना आना चाहिए, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स। जो भी टेस्ट रिजल्ट आया है उसकी क्या वैलिडिटी है, वैलिड है या नहीं। अभी ये जो है ये हमें टोटली वो बताता है कि हम मशीनरी करते हैं, मशीन से मैनुअली ये हमें क्योंकि अब तो बंदी हो गया ना, क्या करना है उसका। टोटली मशीनरी AQC वगैरह है, AQC है, छोटा सा भी कलेक्शन सेंटर लगाओगे ना और किसी कंपनी का लोगे तो वो दो चीजों तो आपसे कहेगा, सेल काउंटर और माइक्रोस्कोप। क्योंकि इतना सा सेल काउंटर वो कहेगा भाई कितनी भी छोटी दुकान है तुम्हारी, इतना सा सेल काउंटर तो रखो। सेल काउंटर से सेल्स वाले सेल काउंटिंग से रिलेटेड सारे टेस्ट हो गए, माइक्रोस्कोप से माइक्रोबायोलॉजिकल के सारे टेस्ट हो गए। जो बच्चे उनका फैलावा बहुत ज्यादा है वो बाहर जाएंगे, तो हाथ का काम अब यूजिंग। और मैं ये कहूँगा हाथ को माइंडसेट से निकाल दो, ये सोच के चलो जैसे मैंने सोच। लेकिन सर अभी भी बहुत सारे कलेक्शन सेंटर है, वो सॉरी लैब है, उनमें ना बहुत सारी चीजें अभी भी मैनुअली कराते हैं। गलत कर रहे हैं, जैसे कि आपका HB हो गया या स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में वो हो गया, वो मोस्टली अभी भी वही उसी वो चीज को गलत कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो टैग होता है ना, तो पूरा निजाम उस टैग के थ्रू चल रहा होता है। उनका रिपोर्ट आपका डॉक्टर जैसे ही क्रॉस वेरीफाई कराएगा फेल्ड हो जाएगा, मैनुअली फेल्ड हो जाए, 100% फेल हो जाएगा उसका। क्योंकि आप माइक्रोस्कोप से सेल काउंट कर रहे हैं, फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपसे 4 सेल काउंट का अगर गड़बड़ हुआ तो आपका ये मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कितना एरर आएगा आपके रिपोर्ट में उसके। लेकिन सर कई बार तो सेल काउंटर में भी एरर हो, मतलब किसी रीजन की वजह से, मिस्टेक की वजह से, और उसमें एक फायदा तो वही मशीन की गलती। जैसे कई बार ऐसा हुआ, मैं लैब में थी ना, भी जैसे सेल काउंटर में किसी का CBC लगाया, ठीक है, तो उसकी प्लेटलेट कुछ आ रही है और TLC लगा लो, और वो ही सैंपल जैसे डॉक्टर ने बोला मॉर्निंग में दिया और इवनिंग में डॉक्टर बोल रहे हैं कि मतलब डाउट लग रहा है रीचेक में, तो फिर वो इवनिंग में कुछ हो रहा आता है इसका रिजल्ट। तो सेकंड बार में भी सैंपल को ही 10 बार लगाइए तो 10 बार ही उसका टेस्ट रिजल्ट अलग नहीं। तो अभी जो इसमें हमने जो देखा QC और कैलिब्रेशन ये इसीलिए ही लगाते हैं हम, ताकि रिपोर्ट जो है उसकी ठीक आए। यस, और हम पहले ही खुद से वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ, वो कैलिब्रेशन का काम क्या है, खुद से वेरीफाई। हाँ, रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब आपका जो भी रिकॉर्ड है, आपकी जो भी रिकॉर्डिंग थी उसका क्या होना चाहिए आपके पास है रिपोर्ट, ताकि आप उसको दोबारा से अगर आपसे कोई मांगे या आपको जरूरत पड़े तो भी प्रोवाइड करा सकते प्रोवाइड कर सकते। रिकॉर्ड मेंटेन करना है, फिर एक रिपोर्ट। रिपोर्टिंग के बाद क्या होगा, लेबोरेटरी सेफ्टी एंड कॉम्प्लायंस। अब लेबोरेटरी में अपनी सेफ्टी के लिए क्या करेगा बंदा, PPE। अब PPE किट से एक इमेज आती है दिमाग में, कोरोना वाली। कौन है, मेरा पॉजिटिव लग रहा है। वैसे स्टूडेंट ने की होगी ना, देखना तो PPE किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हमें लगता है कि जो कोरोना के टाइम पर पहन के घूम रहे थे वो, जबकि वो भी एक PPE किट है, बट सारे इक्विपमेंट्स जैसे ग्लव्स भी एक PPE, वो भी तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, मास्क भी है। यानी मैं अगर खाली ग्लव्स पहन रहा हूँ ना तो भी आप कह सकते हैं कि सर ने PPE किट का यूज किया है।
बस होना क्या चाहिए कि पर्सनली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो मुझे पर्सनली प्रोटेक्ट करता है, उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है वो सब पीपीई है। ठीक है। अब एंड प्रॉपर डिस्पोजल, अब आपने जितना भी मटेरियल यूज किया उनका प्रॉपर डिस्पोजल आपको पता होना चाहिए, कौन सा डस्टबिन में क्या डालना है, सरीज को कैसे वेस्टेज करना है, वाइल को कैसे वेस्टेज करना है, हैजार्डस मटेरियल्स को कैसे करना है। हैजार्डस मटेरियल कौन से होते हैं? मतलब जिसमें ब्लड वगैरह होता है वो ना, ब्लड वगैरह होता है, या खतरनाक, हाँ। जिसमें किसका खतरा होता है? HIV का। लाइफ का खतरा है, उसको बोलते हैं हैजार्ड। अच्छा HIV हो जाती है, क्या पता कब मिनट का HIV नहीं लग गई दिल तुम्हारे को। बिल्कुल हो सकता है, उसमें क्या है। कॉम्प्लायंस रेगुलेशन में क्या आएगा भैया? कॉम्प्लायंस रेगुलेशन में कि आपकी जो भी लोकल, स्टेट और फेडरल रेगुलेशंस हैं या इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। क्या करना है? सर, ये मतलब regulations- फेडरल रेगुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है कि आसान भाषा में बोलेंगे, जो भी गवर्नमेंट का रूल है उस लेबोरेटरी को रन करने के लिए वो सभी आपको फॉलो करना है। कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेशन में यहाँ। नेक्स्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है। क्यों भैया? आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा है, इसको इन्वेंट्री बोलते हैं ना, उसका आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए ना, कि भैया 100 वाइल ऑर्डर करी थी, 100 सिरिंज ऑर्डर करी थी, 100 स्लाइड ऑर्डर करी थी, टोटल टेस्ट कितना लग गया, कितना अपने पास मटेरियल है, कितना अभी टोटल टेस्ट क्या लगा है भैया, कितने बार कितना यूज हुआ है, कितना रिक्वायरमेंट है। अब कितना रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग तो आप फिर नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे कि कब आपको सामान लाना है और कब नहीं लाना। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल्सो, इसमें मैनेजिंग सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई मतलब ये जितना भी सामान आ रहा है उसकी एक सप्लाई चेन होनी चाहिए। अगर सप्लाई चेन नहीं है तो कम से कम आपके पास एक सप्लायर तो होना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पर कुछ भी खत्म हो सकता है आपकी रेंज में और उसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सप्लायर अगर डेली बेसिस पर आ रहा है तो आपकी रिक्वायरमेंट को डेली बेसिस पे पूरा कर। स्टॉक इक्विपमेंट क्या है भैया? जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है उसका स्टॉक होना चाहिए आपके पास, बस सिंपल। चलिए सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, असिस्टिंग विद एक्सपेरिमेंट्स एंड डेटा एनालिसिस, ये बहुत अच्छी पार्ट है। असिस्टिंग विद एक्सपेरिमेंट्स यानी जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो आपको आता है वो तो ठीक है, जो आपको नहीं आता उसमें आपको क्या करना है भैया? असिस्ट करना है और डेटा कलेक्ट करना है, किस टेस्ट से कौन से रिजल्ट्स आते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर कि इस फेज में कहा जाता है प्रैक्टिस। 60 साल का बंदा है जब भी बोल रहा है कि प्रैक्टिस चल रही है, ये नहीं बोलेगा ये काम कर। प्रैक्टिस मतलब सीख रहे हैं, तो असिस्ट करना है। ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, ट्रेनिंग न्यू स्टाफ और सुपरविजन एक्टिविटीज, ये क्या है? प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस टू अ न्यू टेक्नीशियन, इंटर्न्स और स्टूडेंट्स इन लैबोरेटरी प्रोसीजर एंड सेफ्टी प्रैक्टिस। कुल मिला के बात यह है कि जो आपको आता है वो आपको आगे सिखाना है। इसमें तो ये ट्रेनिंग स्टाफ, जो आपको आता है वो आपको आगे बताना है। सिखाना। सुपरविजन एक्टिविटीज क्या है भैया? ओवर सी दी वर्क ऑफ द जूनियर स्टाफ, यानी आपसे नीचे जो भी स्टाफ है उसके काम को हमेशा देखें और ध्यान रखें कि प्रोटोकॉल्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, यानी आप उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते या आपके ऊपर उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम, ये क्या भैया? आइडेंटिफाई इशू एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन। सबसे पहले तो इशू को आइडेंटिफाई करेंगे ना कि आपके जो भी लेबोरेटरी इक्विपमेंट है उसका क्या टेस्ट प्रोसीजर है,
कहाँ इशू आ रहा है और क्या समस्या है, उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे उसका समाधान। तो डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन टू इंप्रूव एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, सेफ्टी इन दी लेवल। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन विद टीम मेंबर्स ऑलवेज। आपके जो भी टीम मेंबर हैं, अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर टीम मेंबर्स हैं, तो आप उनके साथ काम करेंगे ताकि आप भी सीखें। और वर्क क्लोजली विद दी अदर लेबोरेटरी स्टाफ लाइक साइंटिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू इंश्योर स्मूथ लेबोरेटरी। देखो टीम काम करती है तो काम क्या हो जाता है, आसान। तो बस वही स्मूथ लेबोरेटरी। रिपोर्टिंग कंसर्न्स करें, कम्युनिकेट एनी कंसर्न सच एज इक्विपमेंट, मेल फंक्शन, पोटेंशियल सेफ्टी हैजार्ड्स, एप्रोप्रिएट पर्सनल। आपको किसी भी चीज में डाउट लग रहा है तो उसके लिए क्या करना है, आपको पता करना है अपने से सीनियर से, अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदे से। दिस इज द फर्स्ट। भैया चलते हैं सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है डेमोन्स्ट्रेट एंड परफॉर्म स्टरलाइजेशन प्रोसेस ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी इक्विपमेंट। उसमें पहले रहा है डेमोन्स्ट्रेट। तो भैया डेमोन्स्ट्रेट तो यहाँ पर हो नहीं सकता, तो इसका वीडियो देखना आपके लिए होमवर्क। इसको याद रखिएगा, इसका वीडियो देखना है। अगर वीडियो नहीं देख सकते हैं तो परफॉर्मिंग स्टरलाइजेशन प्रोसेस, ये आप किसी लैब में देखें कि इक्विपमेंट को स्टरलाइज कैसे करें। जैसे अगर आप देखा हुआ इंटर्नशिप में जो स्टरलाइज किया है इंस्ट्रूमेंट्स को, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन में आएगा क्लीन इक्विपमेंट। थ्रो क्लीन ऑल इक्विपमेंट टू रिमूव रेसिड्यू, यानी उनके ऊपर जो भी लगा है पहले उसको साफ करें। ऑर्गेनाइज करने पे प्लेस आइटम इन स्टरलाइजेशन रैप्स और कंटेनर, उसमें प्लेस कर लें। ऑर्गेनाइज मतलब छोटी चीजें उन्हें एक साथ कर लें, बड़ी चीजों को एक साथ कर लें। ठीक है। स्टरलाइजेशन का मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले ऑटोक्लेविंग चाहिए। ऑटोक्लेविंग आई थिंक ऊपर जैसा दिखता है, ऑटोक्लेविंग चाहिए। उसमें हीट होना चाहिए 121 डिग्री सेल्सियस से 134 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें कितनी देर तक रखना है, लोड दी ऑटोक्लेव, सेट दी साइकिल एंड अलाउ आइटम्स टू कूल आफ्टर स्टरलाइजेशन। जब आप उसको स्टरलाइजेशन कर लें तो उनको ठंडा होने का समय दें, है ना। फिर ड्राई हीट करें। ड्राई हीट मतलब जैसे बाल हीट नहीं करते ड्रायर से, तो वो ड्राई हीट है। हीट आइटम्स 160 टू 180 डिग्री, कब तक, 1 से 2 घंटे। इसमें रखना है लेट कूल बिफोर हैंडलिंग, उसको पकड़ने से पहले क्या होने दें, ठंडा होना। केमिकल स्टरलाइजेशन, यूज केमिकल स्टरलाइजेशन जैसे एथिलीन ऑक्साइड, हीट सेंसिटिव आइटम्स, रिंग्स, स्टराइल वाटर। एक्सपोजर के बाद इसका यूज करें कि हाँ भैया इन सबको जरूर साफ कर लें जब भी आप इसका क्या कर रहे हैं, यूज करें। फिर आता है रेडिएशन। क्या आता है, यूज फॉर डिस्पोजल आइटम्स लाइक डायरेक्टली डन बाय मैन्युफैक्चरर। तो जो भी मैन्युफैक्चरर आता है अमूमन वो आपको रेडिएशन तो करा के देता। ये 4 स्टेप्स हैं इसके स्टरलाइजेशन। क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टोरेज में क्या आता है, चेक इंडिकेटर्स, वेरीफाई स्टरलाइजेशन विद इंडिकेटर। तो भैया वो ऑटोक्लेव टैप में लगता है या किस चीज में लगता है। स्टोर करें उसको प्रॉपरली। जब स्टरलाइजेशन हो गया तो आप उसको प्रॉपरली स्टोर अगर नहीं करेंगे तो वो वापस से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। प्रॉपरली स्टोर करने का मतलब ये है कि वो इस तरीके से स्टोर करना है तो वो वापस तो वो किसी भी पैथोजन के कांटेक्ट में नहीं। इस इंश्योर ऑल
इक्विपमेंट इज स्टेलाइज एंड रेडी फॉर यूज यूज, ये हमेशा ध्यान रखिए, हाँ। इसीलिए इसको मैंने अंडरलाइन कि लैब का कोई भी इक्विपमेंट यूज करने से पहले ही इस बात को श्योर करना है कि वो क्या है, स्टेलाइज है या नहीं। क्लियर? कोई डाउट? तभी जो है ना ये मैनुअली जो लगाते हैं, तो मान लो उन्होंने कोई ट्यूब निकाली तो वो बॉक्स निकाल के लाए, उसमें से डायरेक्ट लगा देते हैं, वो स्टेलाइजेशन नहीं होता है, इसी वजह से उनकी रिपोर्टिंग जो होती है वो गड़बड़ है। गलत हो, हाँ। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, prepare an assignment on the precautions for collection of blood for PT, है ना? Which anticoagulant is used and the ratio of blood to anticoagulant and write the step of sample preparation for PT। बताइए जी क्या स्टेप्स हैं इसका टेस्ट लगाने के लिए PT का? PT नहीं लगाया आपने? प्रोथ्रोम्बिन टाइम, चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या है? इज अ क्रूशियल ब्लड टेस्ट यूज्ड टू इवैल्यूएट द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोagulation and monitor patient and anticoagulant therapy such as warfarin. Accurate PT result depend on the proper blood collection. Proper blood collection, warfarin, handling, sample preparation. This assignment outlines the precaution to be taken during the blood collection for the testing, anticoagulant required to blood to anticoagulant ratio. Steps these. क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया जो सैंपल लेना है तो बहुत ध्यान से लेना है, तो मिला के बाद। और क्या कह रहा है? पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट थेरेपी, यानी पेशेंट ऐसी दवाई खा रहा हो जो एंटीकोगुलेंट होनी चाहिए, जैसे वारफेरिन, ठीक है, या एस्पिरिन। ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं ना, तो एंटीकोगुलेंट हो गया ना, तो ऐसी दवाई वो खा रहा है। आइए प्रिपरेशन देखते हैं। पीटी के साथ एक और आता है एनआर, उस एनआर का मतलब क्या होता है? पीटी पीटीएनआर वो तो अलग चीज है, ये उसी के साथ प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी हो गया, एनआर क्या है? नॉन रिएक्टिव होगा, नॉन रिएक्टिव। तो उसमें वो पूरा पीटीआईएनआर करके आता है ना वो टेस्ट। पीटीआईएनआर आता है, पीटीएनआर नहीं आता। वो पीटीआईएनआर होता है ना, तो वो आई होता है पीटीआई। तो वो पीटीआईएनआर कोई होता है टेस्ट का नाम नहीं है वो क्या? वो ज्यादा सर्जरी से पहले होता है ना। वही तो है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम। हाँ। पीटीआईएनआर उससे ये पता चलता है कि कि ब्लड कितनी देर में Yes. क्लॉट हो रहा है। प्रिपरेशन फॉर ब्लड कलेक्शन to ensure accurate reliable PT results the following step। पेशेंट की प्रिपरेशन क्या है? ensure the patient is relaxed, stress can affect the प्रोटीन तो ये क्लॉटिंग टाइम तो हम उससे कैपिलरी ट्यूब से भी लगा सकते हैं, तो वो पीटीआईआर क्यों रेफर करते हैं? क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है ना, तो फिर वही है रिजल्ट से। भाई वो मैनुअली है। हम अल्ट्रासाउंड से भी तो पेट का डायग्नोस कर पा रहे थे ना, लेकिन सिटी क्यों लाए या एमआरआई क्यों लाए? एडवांस टेक से एडवांस डायग्नोस होता है। तो पेशेंट का अगर स्ट्रेसफुल लाइफ है या वो लास्ट नाइट स्ट्रेस में रहा है, नींद पूरी नहीं ली है, तो उससे भी आपका रिजल्ट में एरर। अवॉइड वेनस स्टेटिसिस बाय instructing the patient not to make a fuss or pump their hand excessively during the correction। करेक्शन की टेक्निक क्या है? यूज अ क्लीन वेनिपंक्चर टेक्निक टू अवॉइड कंटामिनेशन और हेमोलाइसिस। वेनिपंक्चर क्या है भैया? हाथ वाथ नहीं लगाते ना वेनिपंक्चर में, लगाया और सीधा स्लाइड घुसेड़ दी, ये करेक्शन की टेक्निक है। ब्लड collect the blood sample without using a this is also responsible for जो आपने कहा था
क्या हो जाता है सैंपल? Hemolyze. हीमोलाइज भैया टोर्निकेट की वजह से भी, समझे? इसमें एक मिनट वो साइड में लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग लिखा हुआ है या विदाउट यूजिंग। अच्छा अगर आप यूज ना कर रहे हैं तो आपको इसका यूज नहीं करना। इसमें अच्छा पहले भी तो कहा पेशेंट को छूना नहीं है। हाँ इमीडिएटली आफ्टर वेनिपल्चर टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग स्टेटिस, इमीडिएटली सैंपल लेना है और लगाना है ताकि किसी भी तरीके का कोई स्टेटिस ना हो। मिनिमाइजिंग हेमोलाइसिस। यूज अ नीडल ऑफ एप्रोप्रिएट साइज। लगभग कितने साइज का नीडल यूज करना है? 21 to 23। 21 to 23. gently invert the collection tube immediately after blood collection। जैसे ही ब्लड कलेक्ट हो गया फौरन ही उसको क्या करना है? करना है निकाल लेना है ना। एंटीकोगुलेंट ऑर्डर ऑफ ड्रो। कलेक्ट द पीटी सैंपल इन द करेक्ट ऑर्डर। सही ऑर्डर में सैंपल कलेक्ट करना है। पैरेटिकली ब्लड कल्चर and non-additive tubes, but before tubes containing other anticoagulant to avoid cross contamination। एंटीकोगुलेंट यूज का रेशियो रहेगा, सोडियम सिट्रेट यूज करना है 3.2 से 3.8%। रेशियो ऑफ ब्लड एंटीकोगुलेंट क्या रेशियो रहेगा? लगभग 9 पार्ट। ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट क्या है इसमें? वही है जरूरी बात सुनने वाली। The correct blood to anticoagulant ratio is essential if the tube is underfilled or overfilled. The test result may be inaccurate. Always ensure tube is filled to indicate the mark। इतना जहाँ तक मार्क है वहाँ तक का सैंपल होना चाहिए। स्टेप्स फॉर सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन के स्टेप क्या है? नंबर 1 कलेक्शन, नंबर 2 मिक्सिंग है ना, नंबर 3, नंबर 4 प्लाज्मा सेपरेट करना है, फिर स्टोरेज करना है। उसके बाद क्या करोगे? टेस्टिंग। ये स्टेप्स को आपको याद रहने चाहिए। आई थिंक सभी के ये स्टेप्स होंगे हर एक कलेक्शन में। सबसे पहले क्या करोगे? कलेक्शन, फिर मिक्सिंग, फिर प्लाज्मा सेपरेट करेंगे, फिर स्टोर करेंगे, फिर टेस्टिंग। सेंट्रीफ्यूज का ऑप्शन खत्म हो जाता है क्योंकि उसमें प्लाज्मा अलग नहीं करना होगा। वो अपने बस ये इसमें प्लाज्मा अलग नहीं करना, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन भी नहीं करना। हाँ तो उसमें आएगा भैया कलेक्शन, मिक्सिंग, स्टोरेज, टेस्टिंग। स्टोरेज टेस्टिंग होता है। भाई एडिटिव वाली में तो यही आता है ना। सेंट्रीफ्यूज रहता है ना, प्लाज्मा सेपरेट। बस आइए फोर्थ क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रिकॉशन टू बी टेकन टू इंश्योर सैंपल प्रिजर्वेशन बाय ट्रांसपोर्ट। अगर सैंपल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो क्या प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए? 3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉशन फॉर इंश्योरिंग सैंपल प्रिजर्वेशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। एक बात बता रहा हूँ, असाइनमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो भी पूछेगा इंटरव्यू में देखिए। ये इतने जनरल क्वेश्चन बेसिक है यही पूछे और कुछ पूछ भी नहीं सकता। मतलब यार आदमी आपसे वही पूछ सकता है जो पूछने वाला है, जो करने वाला है वो कैसे पूछेगा? मैं आपसे पूछूं गाड़ी कैसे चलाते हैं तो आप बता देंगे, मैं बोलूं गाड़ी कैसे चलाओगे, दोनों बातों में फर्क। चलाते हैं बता दो कि चलाओगे तो आप कहोगे कि सर मैं चला के दिखाऊंगा ना। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा और पूछे जाने वाला। प्रिकॉशन फॉर इंश्योरिंग सैंपल प्रिजर्वेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। क्या करना है भैया? ट्रांसपोर्टिंग बायोलॉजिकल सैंपल सच एज ब्लड, यूरिन, टिश्यू, अदर लेबोरेटरी स्पेसिमेन रिक्वायर्स अ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस प्रोटोकॉल, मेंटेन सैंपल इंटीग्रिटी, तो भैया उसमें कोई लफड़ा ना हो, प्रिवेंट डिग्रेडेशन, कीप प्रिकॉशन टू इंश्योर प्रॉपर सैंपल ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन।
तो इसके लिए बहुत ज्यादा ही है। जैसे नंबर 1 किस चीज का ध्यान रखना है? टेम्परेचर कंट्रोल। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? और फ्रोजन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? और रेफ्रिजरेटर में क्या रखना है? फ्रोजन में क्या रखना है? याद रहेगा। एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है? 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या रखते हैं? स्पेसिफिक कल्चर्स। स्टेबल रूम टेम्परेचर लेना चाहिए इसका। कुछ होते हैं यूज इंसुलेटेड कंटेनर का यूज करते हैं, जिसमें आता है इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब है थर्माकोल। याद भी रखिए, देख के काम नहीं चलेगा कि उसे इंसुलेटेड कंटेनर कहते हैं। प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, तो जरूरी है भैया। हर एक सैंपल पर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। एक कब पेशेंट का नाम क्या है, उसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, इसको UID कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो UIN है ना, ID हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। यह होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। डेट, टाइम, कलेक्शन, जब लिया है और कौन सा। इंडिकेट द स्टोरेज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स ऑन द लेबल टू इंश्योर प्रॉपर हैंडलिंग ड्यूरिंग, यानी प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए। इसीलिए आप देखिएगा कि जितने भी फ्लेबोटोमिस्ट प्रॉपर बैग लेकर घूमते हैं वो अपनी बाइक, हेल्दियंस, रेड क्लिफ, इन सबको लोकल में ही चल रहा है। वो डॉक्टर से उठाया जबकि कोई महंगा नहीं है, 1500 रुपए का बैग हो। देखिए काम अगर प्रोफेशनल होगा तो पैसे प्रोफेशनल मिलते हैं, काम अगर अनप्रोफेशनल है तो पैसे भी। पैकेजिंग भी क्या होनी चाहिए? सिक्योर। कंटेनर तो सिक्योर है भैया, ऊपर से लेबलिंग लगा दी, यहाँ पे चिप भी लगा दी। लीक प्रूफ कंटेनर्स हैं, ADT है वो प्लेन हो कोई भी हो। तो प्लेस सैंपल इन प्राइमरी कंटेनर नहीं है ना, वो प्राइमरी कंटेनर तो वही है, सच एज ट्यूब, सैंपल्स या कैप्स, टॉप वाइल्स या यूरिन कंटेनर, स्टूल कंटेनर, तो लीकेज प्रूफ है। सेल द प्राइमरी कंटेनर इन अ सेकेंडरी लीक प्रूफ बैग। आपने देखा होगा, यहाँ पर नहीं होता। वो पहले सैंपल लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में देखना, कंटेनर में फिर ना पॉली बैग में, यस, पहले कंटेनर में और फिर उसे पॉली बैग में डालो। पॉली बैग में। वही कह रहा है सील दी प्राइमरी कंटेनर। तो प्राइमरी कंटेनर तो हो गया ट्यूब, उसके बाद सेकेंडरी लीक प्रूफ बैग, पॉली बैग जो पॉली बैग टू प्रिवेंट कंटामिनेशन इन केस ऑफ स्पिल। अगर गिरा तो आपस में मिक्स नहीं होगा तो खराब नहीं होगा। जबकि अब देखिए पन्नी तो बेकार नहीं हुई ना, पन्नी के अंदर गया। पन्नी को हम रीयूज कर सकते हैं अगर लीकेज नहीं तो रखने में दिक्कत है। आप कलेक्शन सेंटर चला रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखें। डॉक्टर को भी इंप्रेसिव लगता है, डॉक्टर से लिया, पन्नी में डाला, उसी के सामने पर्ची भरी, पर्ची उसमें डाली। सर ये चीज ना नोटिस करिए, तो अपने अगर ऐसे प्रॉपरली करते हैं तो डॉक्टर भी इम्प्रेस होके ना, सब इम्प्रेस होते हैं। पेशेंट के सामने क्यों करती हैं बड़ी कंपनी? भाई साहब, और अब एक बात सोचिए, कभी भी जब वो मरीज डॉक्टर के पास गया, 1000 रुपए में टेस्ट करा, खून दिया, उन्हें देखा डॉक्टर ने टक 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 डाला, एसिड है। अब एक बंदा उसके घर आया, टेस्ट करा 800 रुपए में। रेड क्लिफ और इन सबके टेस्ट बहुत सस्ते हो रहे, तो पूरा हेल्थ चेकअप ही 1200 में 1500 में कर रहे हैं। क्योंकि उनका क्या होता है कि भाई एक बार में 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से लैब बन गया। अब चाहे 100 रुपए का ही करना पड़े, टेस्ट तो होगा ना, इन्वेस्टमेंट तो 10 रुपए का ही आना है। वही जिससे क्या बोलते उनका हैं, टारगेट होता है रेवेन्यू, कस्टमर ऑन बोर्ड, कि अगर भाई बहुत बंदे हैं कि मार्कर 10 रुपए,
कंपनी से 8 रुपए का बेच देगी, सिर्फ आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेनी है, क्योंकि बाद में मार्कर के लिखने के लिए बोर्ड बेचना है उन्हें। तो ये है प्रॉपर मैनेजमेंट, और ऐसे ही बनता है बिजनेस का लूप, इसको बोलते हैं लूप। तो कस्टमर को जो है ना चारों तरफ से घेर के लाया जाता है, और लास्ट में उससे फिर अपना एक हाई मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोडक्ट बेचा है, तब कंपनी बनती है प्रॉफिटेबल। जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट सब अभी तो लगते फ्री, अब फ्लिपकार्ट लेता है 3 रुपए सर्विस चार्ज। अब सीधा सब छोड़ो, बस 3 रुपए सर्विस चार्ज है, 1 करोड़ रोजाना के ऑर्डर हो गए, कितने रुपए कमा रही है कंपनी? छोटा, लेकिन एक पूरा 15 साल तक कस्टमर को घेर के इस मैदान में लाया गया, तब यहाँ पर पहुंचे। यस, आप यहाँ पर मेरे साथ सबसे ज्यादा बिजनेस बनाना सीखेंगे। सर वो चीज तो रियलिटी है। मिनिमाइज ट्रांसपोर्ट ट्रांसिट टाइम, कोशिश करना है कि टाइम क्या लगे। इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, रैपिड ट्रांसपोर्ट करती हैं, प्लान रूटीन टाइमिंग करती हैं। इस लाइक कि हमने दिल्ली के 4 जगह पर कलेक्शन करना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग होता है, तो इन्हीं 4 जगह पर उस कंपनी का एड दिखेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल। कस्टमर ऑर्डर बुक करेगा, इनका एक लेब यहाँ होगा, एक लेब यहाँ होगा, एक लेब यहाँ होगा, एक लेब, जिससे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सैंपल आया, इधर पास पड़ा रहा है, यहाँ गया, यहाँ सैंपल आया, यहाँ सैंपल आया, टाइम को घटाना है। ये भी याद रखिए, इनकेस आप बनाने लगे ब्रांड, आपने सोचा भैया अब मैं भी रेडिक्लिफ या हेल्थ जैसा एक ब्रांड बनाऊंगा डायग्नोस्टिक सेंटर, ये सब पता होना चाहिए ना, तभी तो ब्रांड बनेगा। वरना इन्वेस्टर के पास पैसे मांगने जाओगे, वो ये पूछेगा कि भाई तुम लैब कहाँ लगाओगे, आपने बोला सर गुड़गांव में, सैंपल कितना आएंगे महीने के, आपने बोल दिया सर महीने के 20,000। अच्छा, सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करोगे, आपने बोला सर मेरा घर है वहां पर, सबसे पहले वहां से शुरू करूंगा, दिल्ली के। फिर वो कहेगा दिल्ली दरअसल से गुड़गांव का जो ट्रांसिट टाइम है वो है 2 घंटा। तुमने यहाँ पर सैंपल कलेक्ट किया 11 बजे 1, अब तुम्हारा बंदा यहाँ जाएगा 2 घंटे के सैंपल गुड़गांव। फिर आपने सैंपल 2 बजे कलेक्ट किया 1 और, अब एक बंदा फिर वहां आ गया बीच में, हर एक मतलब एक सैंपल लेके आपके बंदे वहां भागेंगे। अगर वहां नहीं भागेंगे तो आपने कहा मैं 1 बजे तक कलेक्शन जो करूंगा उसकी रिपोर्टिंग दूंगा इवनिंग में, 1 बजे के बाद जो करूंगा उसकी रिपोर्टिंग दूंगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग। फिर वो लेना उनका ठीक है, तुमने 1 बजे तक किया, यानी ये सैंपल लेबोरेटरी पहुंचेगा, इसके टेस्टिंग होने में कितना टाइम लगेगा? सर लगभग ये सारे सैंपल टेस्ट होने में लगेंगे 5 मिनट। अच्छा, अब जो सैंपल तुम ये कलेक्ट करोगे इवनिंग में, इसकी टेस्टिंग होने में कितना टाइम लगेगा? इसको भी 5 घंटे। तो लैब तो ये 8 बजे तक तो आपकी ये वाले सैंपल करेगी, डॉक्टर को रिपोर्ट तो 6 बजे चाहिए। तो गुड़गांव में सेटअप लगा के कैसे काम, तो क्या करें, वो ये तो हम उस जगह लगाएं। अब बिजनेस कैसे बनता है कि सर दिल्ली, देखो मैं एंटरप्रेन्योर अभी तक 100 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को पिच कर चुका हूँ, मुझे इन्वेस्टर्स के लिए आंखों में देख के पता चल जाता है मुझसे क्या पूछना है। तो अब हम बताते हैं देखो इसका सोल्यूशन। सर दिल्ली को गवर्नमेंट ने 4 जगह रखा, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। अब अगर 2 स्मॉल पार्ट भी हैं, सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, हम हर जगह एक
सबसे पहला लैब जो हमारा होगा वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। क्यों होगा? हाई पॉपुलेटेड एरिया है सर, बहुत भीड़ है, लोग एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं। यहाँ पर जनता कॉलोनी, जाफराबाद, सीमापुरी, कल्याणपुरी जैसे एरिया रखते हैं। दिन में इतना भीड़, इतने रुपए का धंधा होगा वहीं में। ट्रांसिट टाइम कितना है? 30 मिनट। वो बिजनेस है। फिर कहाँ जाओगे? सर फिर जाऊंगा ईस्ट दिल्ली में। फिर कहाँ जाओगे? फिर जाऊंगा नॉर्थ दिल्ली। फिर कहाँ जाओगे? फिर जाऊंगा न्यू दिल्ली। ये लगता है चांदनी चौक, गरियागंज, ये सब। फिर जाऊंगा साउथ दिल्ली लास्ट में। साउथ दिल्ली लास्ट में क्यों जाऊंगा? हाई सोसाइटी का बंदा है, तो तब तक मुझे इस ब्रांड को एक हाई लेवल पर पहुंचे। जब ये हाई लेवल पे पहुंचेगा तभी आप इस कस्टमर को क्रैक कर पाओगे, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं है। इन्हें चाहिए रिजल्ट, 100% एक्यूरेसी, ब्रांड वैल्यू, रिकॉग्निशन, वो आपको जानते हो कि हाँ इस ब्रांड का नाम सुना है। तो हम बात कर रहे थे, बताइए मिनिमाइज ट्रांसिट टाइम, कैसे भी करके टाइम घटा हुआ होना चाहिए। अगर आप एक जगह लैब चला रहे हैं तो आप ऐसा ना करें वहां के डॉक्टर को टारगेट कर रहे हैं। रिपोर्टिंग एरर है, बंदे करते हैं, बहुत से बंदे। वो मेरे जिसके बाद टेस्टिंग आती है, समीर ओखला से सैंपल मंगाता है, वो देखा होगा तुम। ओखला में उसका कोई कलेक्शन सेंटर है, वहां जाता है, वहां से पोर्टर वाला यहाँ दे जाता है, फिर टेस्ट। अब उनने एक सैंपल सुबह 10 बजे दे दिया, 1 बजे पोर्टर वाला निकल रहा है लेके, 2-3 बजे यहाँ पहुंच रहा है, फिर टेस्ट कर रहा है। कितना एरर आएगा रिपोर्ट में? मोस्टली तो ऐसे ही हो रहा है। मेरे काफी सैंपल इसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एंड चेन ऑफ कस्टडी, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। शिपमेंट का, यानी कि सैंपल निकल चुका है, कंप्लीट कागजी कार्यवाही, लिस्ट होनी चाहिए प्रॉपर सैंपल की, हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन होना चाहिए और टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए। जितना भी टेम्परेचर उस सैंपल को चाहिए उतना ही। Compliance with regulation, adherence, regulation, compliance. Ensure that the packaging, labeling, transportation, sample complete, local, national, international regulation like International Air Transport Association guidelines for the transport dangerous goods. यानी आपको ये सारी गाइडलाइंस और रेगुलेशन पता होनी चाहिए। अब आप सोच रहे हैं यार इसलिए क्यों इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन? भाई बहुत से सैंपल दिल्ली से मुंबई टेस्ट होने के लिए जाते हैं बाय फ्लाइट। शांत करिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज आ रही है, और ये बाहर वाला गेट खोल दीजिए, सफोकेशन हो रहा है, लाइट भी ऑन कीजिए बाहर की। तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर भी जरूरी होना चाहिए। अच्छा, इसमें भी तभी स्लाइड का यूज कर रहा है क्योंकि वो टाइम जो है वो कम लगे और एरर की जो चांस जो है वो कम हो जाए, वरना तो आप ट्रेन से भी भेज सकते हैं। ट्रेनिंग फॉर पर्सनल, इंश्योर दैट ऑल पर्सनल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस आर ट्रेंड। हैंडलिंग, जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जैसे कि सैंपल ले रहा है, अब ले जा रहा है लैब में, तो हैंडलिंग, पैकेजिंग, शिपिंग, सब कुछ उसको पता होना चाहिए। कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, ये क्या है? प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी। कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए क्या रहना है? प्रिपेयर रहना है, तैयार। लास्ट क्वेश्चन है, What is the need for and importance of adequate clinical laboratory और hospital? क्या जरूरत है इन सब की? भैया क्या जरूरत है?
The need for an importance of etiquette in clinical laboratories and hospital ensuring professionalism. सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रोफेशनलिज्म, Building Trust. प्रोफेशनलिज्म क्या करता है? ट्रस्ट ट्रस्ट बनाता है। क्या पेड़ जाएगा प्रोफेशनल, ये ध्यान रखें। ये अभी तक नहीं पता होगा जबकि फर्स्ट ईयर पूरा हो गया। Proper etiquettes in clinical setting help in building trust between patient, healthcare provider और laboratory staff. Maintaining standards यानी जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है आप उनको भी मेंटेन करते हैं। इसी से तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। पेशेंट को लगेगा कि उसका रिपोर्ट सही है। Enhancing patient care and comfort. Patient respect and dignity. Patients often feel vulnerability when seeking medical care, यानी जब भी वो अपने पेशेंट का केयर और अपना कंफर्ट ढूंढता है, वो जब भी कोई बात करेगा तो वो चाहेगा कि उसकी जो भी टेस्ट है उसके बारे में उसे क्लियरली बताया जाए। वो जो भी डिसीजन ले रहा है हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी है। क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्या उसके रिपोर्ट में आया है, अगर उसे हिंदी समझ आती है तो हिंदी में बताना चाहिए, इंग्लिश समझ आती है तो पूरा ट्रीटमेंट का प्लान। डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे समझाना कि वो क्या क्या करने वाला है। और लेबोरेटरी का प्रोसीजर, क्या बेड चाहिए, हल्की सी सुई चुभेगी, हमें सिर्फ 1 ml ब्लड में। पेशेंट को सर्टिफिकेशन देना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे जब हम कोई सैंपल लेते हैं तो पेशेंट के सामने ही उसको सिरिंज खोल के दिखाते हैं कि देखो भाई तुम्हारे लिए कोई ऐसी सिरिंज यूज नहीं करी जा रही है, इससे तुम्हें इन्फेक्ट हो जाए। न्यू ब्रांड न्यू पैकिंग खोलनी चाहिए उसके सामने। सामने ही, जैसे हम बैक्टीरिया का यूज भी करते हैं तब भी उसके सामने ही करते हैं वो जब लगाते हैं। Promoting effective teamwork. आप अगर पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं तो रेस्पेक्टफुल इंटरेक्शन एमंग स्टाफ, आप बाकी लोगों की रेस्पेक्ट करें और लोगों का ध्यान रखें। और अपनी टीम में अगर किसी भी तरीके का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, फोस्टर्स पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होता है तो उसका ध्यान रखें। लोगों के साथ कोलैबोरेशन करें कि आप ये काम कीजिए, मैं ये काम। इंश्योर करें एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कि आप जो भी टेस्ट लगा रहे हैं उसमें क्या है, एक्यूरेसी। अटेंशन टू डिटेल्स, जो भी डिटेल्स आपकी आई हैं उन्हें अटेंशन दें ताकि आपको चीजें ध्यान रहे और एरर्स मिनिमाइज हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तभी तो आप आगे जाएंगे। जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ज्यादा लंबा सफर। एनहेंसिंग द टीम एनवायरनमेंट, यानी टीम का जो भी एनवायरनमेंट है उसका ध्यान रखें कि उनके लिए कम से कम क्या हो, स्ट्रेस कम हो, पॉजिटिव एटमोस्फेयर होना चाहिए, किसी को भी बुरा ना लगे, किसी को भी नीचे ना दिखाया जाए। लीगल एंड एथिकल कॉम्प्लायंसेस का भी ध्यान रखना है। लीगल कॉम्प्लायंसेस क्या है, कानूनी है ना, और एथिकली, एथिकल्स होते हैं अपने मॉरल वैल्यूज, समझते हैं। एटिक्यूट इन क्लिनिकल लैबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल इज क्लोजली टाइड टू एथिकल बिहेवियर। रेस्पेक्टिंग पेशेंट राइट, उसको जो भी राइट है उसकी रेस्पेक्ट करना। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज आर नॉट जस्ट मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी बट आर ऑल्सो लीगल एंड एथिकल ऑब्लिगेशन। और अवॉइडिंग लीगल इशू, भाई जो भी लीगल इशूज हैं उनको अवॉइड करें। कोई भी लीगल डिस्प्यूट है उसका ध्यान रखें, किस चीज में कौन सा कानून है उसका भी आपको पता होना चाहिए। सपोर्टिंग एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, लगातार आपको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट लाना है अपने बिहेवियर में भी और अपने काम में। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए, आपका पेशेंट जो भी आपको फीडबैक दे रहा है उस पर काम होना चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, वही काम है कि दोनों जगह, खुद पर भी और काम पर भी। आज का असाइनमेंट यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करेंगे कल 302 बताइए करना है। हाँ।